अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय एकता दिवस और आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, हर साल 31 अक्टूबर को हम सभी भारतवासी मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। यह दिन समर्पित है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सबको हमेशा प्रेरित करता है। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि एकता में ही शक्ति है। हम सभी भिन्नता के बावजूद एक हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, संस्कृति हो या कोई धर्म। मूलतः हम सभी भारतीय हैं, हम सबकी पहचान भारतीयता है। दोस्तों, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, जिन्हें भारत में प्रेम पूर्वक सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में जन्मे पटेल न्याय, समानता और एकता के लिए हमेशा खड़े रहने वाले एक समर्पित वकील थे। भारत के महान दूरदर्शी राजनेता होने के साथ साथ वे प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जिन्होंने आजादी के पश्चात साल 1947 से लेकर साल 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आजादी के बाद भी सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। पटेल जी के योगदान और उनके दृढ़ व्यक्तित्व को देखते हुए इन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। साल 2018 में गुजरात राज्य में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी को समर्पित की गई है, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। श्रोताओं, वास्तव में सरदार पटेल होना आसान नहीं है। एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी पटेल का जीवन एक महान तपस्या है। उनके जीवन और संघर्ष को याद करते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम गृह मंत्री थे और उसी के साथ साथ वो हमारे देश के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। जी, ये सरदार पटेल के जीवन का ऐसा पहलू है। हमारे स्वातंत्र समर के वो महान सेनानी, उनका जन्म गुजरात के करमसद में हुआ था और 1875 से लेकर सन 1950 तक उनकी जो जीवन यात्रा है, एक महान ज्योति की, एक महान संघर्ष की, प्राचीन भारत, युगीन भारत, हजारों वर्षों की उसकी यात्रा को एक स्वतंत्र रूप में देखने की चाहत लेकर उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। और न केवल उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, वरन उन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी बुद्धिमत्ता, कुशलता से, दूरदर्शिता से और दृढ़ संकल्पित प्रशासनिक जो कुशलता और योग्यता थी, उसके आधार पर उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्र होने का स्वप्न पूर्ण किया, बल्कि उसको एक और अखंड रूप में स्थापित करने के लिए भी अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका जीवन हर दृष्टिकोण से, उनको लौह पुरुष की उपाधि तो स्वयं महात्मा गांधी ने दी थी। उनको भारत की एकता, भारत माता की एक विश्व के महान सिंहासन पर उसको स्थापित करने की जो उनकी लालसा थी, उनके बचपन का जो स्वप्न था, उनके युवावस्था का जो स्वप्न था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने निजी लाभ को, निजी गौरव को दरकिनार कर दिया, निजी तपस्या को भी पीछे कर दिया। जी, और आप देखिए कि केवल महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो केवल बापू की इच्छा का पालन करने के लिए सरदार ने अपने नाम को
विड्रॉ कर लिया, पीछे कर लिया। ये उदाहरण भी भारतीय राजनीति में अद्भुत है। ऐसा तो कोई नेतृत्व ही नहीं मुझे दिखाई पड़ता है इस आजादी की अमृतमयी यात्रा में। सरदार पटेल जैसा त्याग करने वाला कोई नेता, जहां एक सामान्य विधायक पद के लिए, सांसद पद के लिए, संगठन में पद प्राप्त करने के लिए आज हम देखते हैं तमाम नेताओं के भीतर कैसी आपस में एक गलाकाट स्पर्धा मची रहती है। ऐसे समय में हमको सरदार के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कर्तव्य भाव के लिए, देश भाव के लिए, अपने समाज और देशवासियों के हित के लिए और कुशल नेतृत्व देने के लिए अपने आप को पीछे करके, और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनकी इच्छा की पूर्ति करते हुए सरदार पटेल ने बापू के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने से उम्र में और अनुभव में बहुत छोटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद पर अभिषेक किया। एक तरह से उन्होंने जी, ये भी एक अच्छे लीडर का ही गुण होते हैं सर। ये महान नेता का तो यही गुण होता है जी। और इसलिए कभी आप इतिहास के पन्नों को पलटें, यद्यपि उनका अनुभव में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे छोटे भी थे, उम्र में भी छोटे थे, और संघर्षों में भी सरदार ने जो संघर्ष किया वो भी अप्रतिम है। दोस्तों, राष्ट्र प्रथम और देश सेवा में उन्होंने कई कड़े फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया अचंभित हुई। राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत और मां भारती की सेवा में उनके द्वारा किए गए कार्य स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी विराटता को याद करते हुए डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी आगे कहते हैं, जो ऑपरेशन पोलो हुआ जिसमें हैदराबाद के निजाम को जो है छठी का दूध याद दिला दिया, एक झटके में ही बता दिया कि वस्तुतः हमारी शक्ति को जो है उसकी तरफ आंख उठा के मत देखो। और ये जो हैदराबाद का निजाम था ये इंस्पायर्ड था जिन्ना और चर्चिल से जी। वो मिली भगत करके उसके जो कासिम राजवी था उसका रजाकार लाखों सैनिकों को लेकर के निर्दोष लोगों को अत्याचार कर रहा था, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। ये सरदार थे और उन्होंने जो दूत बना करके कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी और हैदराबाद को पुलिस एक्शन से मुक्त करा लिया। भारत के अंदर जो कुछ और विषैली समस्याएं जड़ जमा कर बैठने वाली थी उसमें हैदराबाद निजाम का जो राज्य था, जूनागढ़ का जो राज्य था, जूनागढ़ के नवाब ने एक तरह से बगावत कर रखी थी, वो पाकिस्तान के साथ मिलने की तैयारी कर रहा था, और लक्षद्वीप पर भी पाकिस्तान की निगाहें गड़ गई थी। इन तीनों राज्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से और अनेक राजनीतिक अंतर्विरोधों, मतभेदों को दरकिनार करते हुए उस समय की सत्ता में जो लोग इन तत्वों के चालों को समझ नहीं पा रहे थे उसको दरकिनार करके उन्होंने पूरे भारत को अखंड बनाया, एक बनाया है। दोस्तों, सरदार पटेल किसानों के नेता थे। भारतीय ग्राम जीवन को भली भांति जानते थे, इसलिए उनका रहन सहन, उनकी पोशाकें खांटी भारतीय थी। किसान आंदोलन में वे सदैव अग्रणी पंक्ति में रहते थे। साल 1926 में जब स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा की तो गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। बारदौली सत्याग्रह गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल द्वारा फरवरी 1928 में शुरू किया गया। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में 13 छावनियों की स्थापना की और किसानों को बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से मना कर दिया और कर मत दो का नारा दिया। अंततः एक न्यायिक जांच बैठाई गई, जब्त जमीनें लौटा दी गईं। इस प्रकार बारदौली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को गुजरात के नायक तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रखर नेता के रूप में पहचान दिलाई। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक मजबूत नेता के रूप में उन्हें याद करते हुए इग्नू के प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी कहते हैं, जितना कहा जाए, जितना उनकी तारीफ की जाए, उनके प्रति नमन किया जाए, लौह पुरुष सरदार पटेल एक तरह से पूरे आसमान में एक बहुत बड़े ध्रुव तारे की तरह से हमारे सामने हैं। वो एक सूर्य हैं। वो मैं उनको देखता हूँ स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाते हुए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही मजबूत दृढ़ नेतृत्व दिया, न केवल उसमें हिस्सा लिया बल्कि एक कुशल नेतृत्व से अपने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। इसके लिए मैं जानता हूँ। और जब हम दृढ़ता की बात करते हैं, दृढ़ व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उन्होंने, आप देखिए कि अपने कई कड़े फैसलों से, मजबूत संकल्प के साथ
उन्होंने एक अपनी छवि बनाई और उसी कारण हम उन्हें लौह पुरुष के संज्ञा देते हैं, उस रूप में जानते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका अडिग संकल्प उन्हें एक प्रखर नेता के रूप में, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों, भले ही स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल को भारतीय राजनीति में वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, परंतु हम सबको अपने इतिहास से परिचित होना ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिसको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होता वो अपना भविष्य नहीं बना सकता। वो हमारे इतिहास के ऐसे एक नायक हैं जिनके बारे में अभी हमें और जानना बाकी है। जो उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था, जो उनका जो देश की अखंडता और एकता को सर्वोपरि मानना, और उसके लिए जो भी एक त्याग और समर्पण की जरूरत थी जो उन्होंने किए, उसको हम अब इतिहास में अभी और बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के पक्ष हमारे सामने आएंगे। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस संदर्भ में शोध कर रहे हैं। तो हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर उस लौह पुरुष के सम्मान में हम नतमस्तक हैं और उनकी याद कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। श्रोताओं, भारत का एकीकरण यानी कई रियासतों के विलय में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। विभिन्न मतों विचारों के बाद भी सबको एकजुट कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। विश्व इतिहास में यह एक पहला उदाहरण है जिसमें विभिन्न प्रांतों को बिना किसी शस्त्र या किसी हिंसा के एक कर लिया गया, और निस्संदेह यह करने वाला कोई सरदार ही हो सकता था जिसके लिए कुशल नेतृत्व क्षमता, प्रशासकीय अनुभव में श्रेष्ठता के गुण होने चाहिए। मैं समझता हूं कि 565 रियासतों का एकीकरण भारत का आज़ादी के समय ये दुनिया की एक सबसे बड़ी रक्तहीन क्रांति थी। सारा यूरोप आप देखिए भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर अनेक छोटे छोटे देशों में विभाजित पड़ा हुआ है। आज भी दुनिया के अनेक देश, अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए, सोवियत संघ को देख लीजिए, कैसा भारी विभाजन और एक अंतर्घात उनके बीच में आपस में दिखाई पड़ता रहता है। लेकिन उसके उलट उन्होंने भारत की राजनीतिक एकता के लिए जो महान यज्ञ प्रारंभ किया, उसमें सब राजे रजवाड़ों को प्रेम से, दुलार से और अपनी महान सांस्कृतिक धारा की दुहाई देकर के उनको एक करने का जो अप्रतिम कार्य किया, विश्व इतिहास में अतुलनीय है। ऐसा कोई कार्य कोई और नेता किसी और राजनीतिक नेतृत्व की कुशलता के साथ हुआ हो, ये पन्ने मैं समझता हूँ विश्व राजनीति में दुर्लभ हैं। कोई ऐसा नहीं कर सका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, रियासतों का विलय कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व क्षमता, उच्च स्तरीय समझ के दम पर इस काम को बहुत ही आसानी से कर दिखाया सरदार पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी हमारे लौह पुरुष भारत की संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य होने के नाते संविधान को आकार देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रांतों के लिए एक मॉडल संविधान का संचालन किया जिसमें राज्यपाल के लिए सीमित शक्तियां थी। ऐसा उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया था। इसके अतिरिक्त वे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की अध्यक्षता भी कर रहे थे। पटेल ने यह प्रावधान दृढ़ता के साथ पेश किया था कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक रिजॉर्टों जैसे स्थानों पर निर्बाध रूप से हर किसी की पहुंच होगी। दोस्तों, आजाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उसके निरंतरता को आवश्यक बताया। उनके अनुसार सिविल सेवा एक देश को प्रशासित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए पटेल ने भारतीय सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम की संज्ञा से विभूषित किया और भारतीय परिदृश्य के अनुसार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। उन्होंने ICS से IAS तथा IP यानी इंपीरियल पुलिस से IPS भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया। दृढ़ शक्ति, दृढ़ कार्रवाई की क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्रीय गौरव की भावना और कुशल वाक्पटुता उनके मजबूत और ठोस व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम थे जो उन्हें अन्य नेताओं से विशिष्ट बनाते हैं।
सरदार पटेल ने गांधीवादी आंदोलनों में जीवंत भूमिका निभाते हुए आजाद भारत के एकीकरण में अखंडता बनाए रखने में सर्वोपरि योगदान दिया है। इतिहासकारों और जीवनीकारों ने उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया से पुकारा। पाँच 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने की उनकी स्मारकीय उपलब्धि का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यहाँ के लोगों के बीच एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने के लिए पटेल और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों और संघर्षों और साथ ही बलिदान की याद दिलाता है। यह दिन एकजुटता की पुष्टि करता है, विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि एकता में ही ताकत है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार के संदेश को याद करते हुए आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब मिलकर एक मजबूत भारत के निर्माण में सदैव अपना योगदान देते रहेंगे। हम सबको सदैव याद रखना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो दोस्तों, इसी संकल्प के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM